नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा। आज एनडीटीवी दुनिया में हमारी लीड स्टोरी है अमेरिका की। अमेरिका में नए साल के मौके पर एक के बाद एक कई आतंकी घटनाओं को लेकर एक चर्चा और कारण किस तरह से यहां पर इससे चिंता है, विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में सब कुछ बदलने की है तैयारी, लेकिन इस्कॉन से जुड़े रहे संत चिन्मय कृष्णदास को आज भी नहीं मिली है जमानत। साथ ही खबरें सीरिया से, जहां पर पूर्व सैनिक और अफसर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं किस उम्मीद में। और खबर दक्षिण कोरिया से, महाभियोग झेल रहे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के समर्थक और विरोधी कहां जुट रहे हैं एक साथ। लंदन की एक तस्वीर कितनी रंग बिरंगी रही इस बार नए साल की परेड। लेकिन सबसे पहले देखिए लीड स्टोरी अमेरिका की। अमेरिका में नए साल के मौके पर एक के बाद एक कई हमले हुए हैं और कई हादसे और घटनाओं ने नए साल के रंग को फीका कर दिया है, सवाल खड़े कर दिए हैं। कल सबसे पहले एक आतंकवादी ने गाड़ी कई लोगों पर चढ़ा दी और मार डाला, और उसके बाद एक नाइट क्लब के बाहर एक शूट आउट हो गया। कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। नेवाडा में ट्रंप के होटल के बाहर टेस्ला के ट्रक में विस्फोट हो गया है। और इस सब के बाद इस ट्रिपल अटैक पर सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप से आने के पहले ये क्या हो रहा है। नाम शमसुद्दीन जब्बार, उम्र 42 साल, निवासी टेक्सास, नागरिकता अमेरिका। And as we know, this is not just an act of terrorism. This is evil. न्यू ऑरलियंस में नया साल मनाने के लिए जमा हुए लोगों पर पिकअप ट्रक चढ़ाकर 15 लोगों की जान लेने वाला ये शख्स अमेरिका की सेना में नौकरी कर चुका था। उसने हत्याकांड से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर कहा था कि वो इस्लामिक स्टेट से प्रभावित है। हत्या करने को लेकर भी कुछ बातें उसने वीडियो में जारी की थी। उसके पास से आईसिस का झंडा मिला, साथ ही विस्फोटक डिवाइस और 2 आईईडी भी। मौके से जो बंदूकें और पाइप बम मिले, उनमें रिमोट से ब्लास्ट संभव था। क्या उसने ये सब अकेले किया? एफबीआई को नहीं लगता है कि वो अकेला रहा होगा। एक फुटेज में वहीं आसपास 3 पुरुष और 1 महिला एक डिवाइस जैसा लगाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर अमेरिका के लिए नए साल की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ये तस्वीरें भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लास वेगास होटल के बाहर की हैं। यहाँ टेस्ला के एक साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ। कहा जा रहा है कि इसमें एक शख्स की मौत हुई है जो ट्रक के अंदर बैठा था। आसपास के 7 लोग इस विस्फोट में जख्मी हुए हैं। इस ट्रक में आतिशबाजी का सामान रखा था। तीसरा मामला न्यूयॉर्क के क्वींस में एक नाइट क्लब के बाहर का है, जहां फायरिंग में 10 लोग जख्मी हो गए हैं। ये बताया जा रहा है कि नाइट क्लब के बाहर 16 से 20 साल के तकरीबन 15 लोग बैठे थे। तभी पैदल चलते हुए 4 लोग आए और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तकरीबन 30 गोलियां चलाने के बाद वो पैदल भागे और इसके बाद एक गाड़ी में नजर आए। अमेरिका में इस तरह की फायरिंग और शूटआउट्स की घटनाएं कई बार सामने आई हैं, लेकिन उसमें जब आतंकवाद का एंगल भी सामने आ जाता है तो मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि अमेरिका आतंकवाद की एक बड़ी घटना 9/11 का भुक्तभोगी रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अटॉर्नी आनंद आहूजा, जो ट्रंप समर्थक हैं, रिपब्लिकन हैं। आनंद आहूजा साहब, 20 तारीख को शपथ ग्रहण है डोनाल्ड ट्रंप का, और उनके फॉर्मली कुर्सी संभालने के पहले ही एक के बाद एक इस तरह के हादसे या घटनाएं हो रही हैं, एक ट्रिपल अटैक। ये किस तरह की चिंता खड़ी करता है सिक्योरिटी को लेकर? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज की वजह से है ये। नगमा जी, सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके और आपके व्यूअर्स को।
तमन्ना तो ये थी कि हम ये नए साल का जो आगाज़ है, वो किसी अच्छी खबर से करते, पर ये अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा हादसा हो गया कि जिससे हम ऐसा शुरुआत हो रही है। अ, इसमें जो हादसे हुए हैं ये कल-परसों 2 दिन में, इसमें काफ़ी पहलुओं के ऊपर नज़र डालने की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ तो ये है कि ये टोटली फेलियर है यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, इसमें कोई दो राय नहीं है। एफबीआई जो है टोटली फेल हो गई। यहाँ तक जो न्यूज़ में आ रहा है कि उसने अटैक करने से पहले न्यू ऑरलीन्स के अंदर उसने कुछ वीडियो भी डाले थे अपने सोशल अकाउंट्स के ऊपर। और ट्रक जो है वो कैसे मेक्सिको से हायर किया गया, रेंट किया गया और यहाँ पे लेके आए उसको। तो और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जब न्यू ऑरलीन्स के अंदर न्यू ईयर का ये सेलिब्रेशन हो रही थी, तो वहाँ की लोकल जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने भी कोई ब्लॉकेड नहीं लगाया। तो ये भी हो सकता था कि अगर ऐसा हादसा, ये टेररिस्ट अटैक ना होता, कोई ड्रंक ड्राइवर ही कोई ऐसे कोई गाड़ी गलत लेके जा सकता था। तो इस चीज़ को मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि लोकल पुलिस इन्फॉर्मेंट्स जो हैं, उन्होंने कोई ब्लॉकेड क्यों नहीं लगाया? ठीक है, तो आप कह एफबीआई रहे हैं ने कि एक कोई तो ये इन्वेस्टिगेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फेलियर है, दूसरे इंटेलिजेंस फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर जो लोकल है वहाँ पे इसकी नाकामी है, दूसरे एफबीआई की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि जिस तरह का क्राइम रेट अभी देख रहा है अमेरिका, ये पहले लोगों ने नहीं देखा, जबकि एफबीआई के मुताबिक ये क्राइम ग्राफ जो है वो ऑल टाइम लो पर है। तो एक बड़ी चुनौती है। दूसरे की डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं सीधे कि मैंने जो कहा था वो सच हुआ, बाहर से आ रहे लोग क्रिमिनल्स हैं, ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स हैं जो अंदरूनी लोग हैं उनके मुकाबले। तो ये नगमा जी, इमिग्रेंट डिबेट जो है ये फिर इसमें सामने आ जाता है। नगमा जी, जो डाटा है वो कैसे मैनिपुलेट होता है, कैसे उसको प्रेज़ेंट किए जाते हैं कि वो 4 साल में कम हो गया या 2 साल में बढ़ गया। हकीकत वो जो है वो हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम सब दुनिया देख रही है कि हकीकत में क्या हो रहा है। आंकड़े आप जो मर्ज़ी है गवर्नमेंट प्रेज़ेंट कर दे कि जी, फैक्ट ये है कि पिछले 4 सालों के अंदर चाहे तो वो डोमेस्टिक पॉलिसी रही हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की या वो फॉरेन पॉलिसी रही हैं, हर तरफ आतंकवाद ही हुआ है, हर तरह जो है त्राही-त्राही मची है। आप यूक्रेन का ले लीजिए, आप हमास का ले लीजिए, आप डोमेस्टिक पॉलिसी यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कितने इन 4 सालों के अंदर कितने हादसे हुए हैं। बहुत से हादसे आपने रिपोर्ट नहीं किए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूयॉर्क के अंदर एक लोकल ट्रेन के अंदर एक सोती हुई महिला को किसी ने आग लगा के जी मार दिया। आपने न्यूज़ सुनी होगी। जी 2 दिन पहले कल कल की बात है, कल सुबह की है कि किसी ने एक ट्रेन के अंदर दूसरे के किसी के सिर के ऊपर वो चाकू मार के उसको मार दिया। तो ये रोज़ के जो हादसे हैं, इसको अगर गवर्नमेंट कहती है कि क्राइम कम हो गया है, तो मुझे इस पे पता नहीं हँसना चाहिए या रोना चाहिए। ये क्यों ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ब लोगों को क्यों गुमराह किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ जी। से, ये मेरे ज़हन में आज तक नहीं आई। और तो इसके बाद मैंने कई बार पहले भी ये बात कही है कि जो असल बीमारी है, उसके ऊपर हम ज़ोर नहीं दे रहे हैं। हम अमेरिका की गन कल्चर के ऊपर हमेशा बात करते हैं। हम्म मैं कई बार कहता हूँ कि हमें एक जो ये वायलेंट कल्चर हमने सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, चाहे इंडिया हो या भारत हो। मेरे ज़माने में मैं देखता हूँ कि जब हम्म मैं मूवी तो देखने एक जाता जी था, राज कपूर की या देवानंद की, तो उस पर सोशल इश्यूज़ के ऊपर मूवीज़ बनती थी। आज हम्म एनिमल है, पुष्पा है, जितनी वायलेंस आप दिखाएँगे चलिए, मूवीज़ के ये तो अंदर, हम अब भारत की बात कर रहे हैं, एनिमल और पुष्पा, लेकिन बात ये कि अमेरिका में जिस तरह की क्राइम दिखाई दे रही है और गन कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया, लेकिन गाड़ी लेके लोगों पर चढ़ा देना, जिस तरह से मेट्रो में नजर आई एक ग्रूसम किलिंग, वो सब सवाल उठाते हैं सोसाइटी के ऊपर भी कि किस तरह के वैल्यूज हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे हम दूसरी खबर की तरफ में। यूरोप के छोटे से देश मॉन्टेनेग्रो में एक शख्स ने 12 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें 2 बच्चे थे। पुलिस के मुताबिक बाद में पुलिस से निघेरने पर इस शख्स ने खुद की भी जान दे दी। सेंटिजे शहर के एक बार में लड़ाई के बाद शूटिंग की यह घटना हुई है। ये शख्स, जिसका नाम एको मार्टिनोविक बताया गया है, बार में लड़ाई के बाद पहले अपने घर गया और वहां से बंदूक लेकर आया। फिर उसने फायरिंग शुरू कर दी। उसने बार के मालिक, उसके बच्चों और फिर अपने ही परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी। 4 लोग घायल हुए। सरकार ने देश में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है।
तकरीबन 6.25 लाख की आबादी वाला देश मॉन्टेनेग्रो अपने गन कल्चर की वजह से जाना जाता है। यहाँ लोगों को हथियार रखने का काफी शौक है। और नए साल की शुरुआत कई यूरोपीय देशों के लिए एक नई मुश्किल के साथ हुई है। रूस ने इन देशों को भेजे जाने वाली गैस सप्लाई पर यूक्रेन ने रोक लगा दी है। रूस का यूरोप को गैस भेजने का सबसे पुराना रूट जो 40 सालों से चल रहा था वो बंद हो गया। रूस यूक्रेन के बीच 5 साल का समझौता था, लेकिन युद्ध के बीच यूक्रेन ने समझौते को फिर से नया नहीं किया। यूक्रेन का तर्क है कि इससे रूस को अपने युद्ध के लिए फंडिंग में कमी आएगी, लेकिन यूक्रेन की इस चाल से पूर्वी यूरोप में एक एनर्जी संकट भी खड़ा हो जाएगा। नए साल में यूरोप के सामने एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। बहुत सारे लोगों को कड़ी सर्दी में एक नई समस्या का सामना करना होगा, गैस सप्लाई में कमी और महंगी गैस। इसी तरह के पाइपों से यूक्रेन होकर यूरोप जाने वाली गैस की सप्लाई थमने से यूरोप की चिंता बढ़ गई है। सबसे ज्यादा परेशानी है पूर्वी यूरोप के देशों के लिए, जिन्होंने बिजली और गर्म पानी की सप्लाई कम कर दी है, यानी गैस महंगी होने के पूरे आसार हैं। सबसे ज्यादा नुकसान स्लोवाकिया को होगा, जो यूक्रेन से आने वाली इस पाइपलाइन पर निर्भर रहता है। उसे करोड़ से लेकर 1 अरब यूरो तक ज्यादा खर्च करने होंगे, लेकिन हंगरी को लगता है कि वो तुर्की से होकर आने वाली पाइपलाइनों से काम चला लेगा। रूस और यूक्रेन के बीच गैस आगे भेजने का एक समझौता 30 दिसंबर 2019 को हुआ था। जंग की वजह से उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। जंग से पहले रूस यूरोप के लिए पाइपलाइन से 35% गैस भेजता था, लेकिन 40 साल से चल रहा गैस रूट बंद हो जाने से ये सिमट कर 10% पर आ गया। पिछले साल 1 दिसंबर को यूरोपियन यूनियन के देश 14 अरब क्यूबिक मीटर गैस ले रहे थे, जो कि जंग की शुरुआत से पहले 65 अरब क्यूबिक मीटर होती थी। फिलहाल तुर्की होकर जा रही दूसरी पाइपलाइन के जरिए हंगरी जैसे देशों को गैस जा रही है, लेकिन बाकी देशों को कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। ये रास्ता महंगा पड़ेगा या फिर जंग खत्म करवाने की कोशिश तेज करनी होगी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं बॉन जर्मनी से वरिष्ठ पत्रकार अनवर अशरफ। अनवर, ये रूस के एनर्जी कंपनी गैसप्रोम के मुताबिक ये गैस सप्लाई रोक दी गई है। यूक्रेन की कंपनी ने डील को रिन्यू नहीं किया, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इससे यूरोप का कौन सा हिस्सा प्रभावित हो रहा है और किस तरह की खबरें अब आ रही हैं वहां से? शुक्रिया नगमा, सबसे पहले तो, और नए वर्ष की शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया नगमा, इससे ज़्यादा प्रभावित जो है वो पूर्वी यूरोप के देश हैं, ख़ास तौर पर स्लोवाकिया, हंगरी और छोटे मोटे और जो देश हैं, ऑस्ट्रिया भी इससे प्रभावित है। यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखने वाली बात है नगमा कि ये औचक नहीं हुआ, अचानक से नहीं हुआ है। इसकी संभावना पहले से थी। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट चूंकि था और उसको बीच में नहीं ख़त्म कर सकते थे, लीगलिटीज़ की वजह से, यूरोपियन यूनियन का इन्वॉल्वमेंट था, इसकी वजह से वो बीच में यूक्रेन ख़त्म नहीं कर सकता था। तो ये बड़ा ऑब्वियस था कि जिस देश के ऊपर रशिया ने अटैक किया हुआ है वो इस करार को ख़त्म करेगा ही। तो ये बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन पर था जी। तो क्या किसी तरह के ऑप्शंस के लिए काम किया था इन देशों ने फिर, अगर ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे? जी हाँ, ऑप्शंस हैं इसके कि ये जो खास तौर पे ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया हैं, इनको गैस जो है वो जर्मनी और दूसरे देश देंगे। और फिलहाल जो मैंने यहाँ पर रिपोर्टें पढ़ी हैं और जितना मैंने कमेंट्री यहाँ देखा है जर्मन मीडिया में भी, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं लग रही है। इस क्राइसिस को संभाल लिया जाएगा ऐसा माना जा रहा है। एक चीज़ लेकिन यहाँ समझना होगा नगमा कि ये हो सकता है कि फिलहाल गैस क्राइसिस ना हो यूरोप में, लेकिन इससे जियोपॉलिटिकल तकरार ज़रूर बढ़ गया है। क्योंकि स्लोवाकिया का कहना था, क्योंकि देखिए कोई भी देश अगर नए देश को ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया या हंगरी को गैस देगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें एडिशनल कॉस्ट लगेंगे, उनके यहाँ गैस की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगी। स्लोवाकिया का कहना था कि इस करार को बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक मेजर एंट्री है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, और अगर ये करार बंद होता है तो वो यूक्रेन को एनर्जी सप्लाई करता है, वो अपने एनर्जी सप्लाई पर रोक लगा सकता है। तो ये यूरोपियन यूनियन देखने में बाहर से बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत स्मूथ है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर अपने तरह के जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं और छोटे छोटे देश कई बार बड़े
बड़े ताकतवर बन जाते हैं ऐसी स्थितियों में। तो स्लोवाकिया और हंगरी, इन दोनों देशों को आपको कम करके नहीं आंकना चाहिए, खासकर इस वजह से क्योंकि इन दोनों देशों में राइट विंगिस्ट सरकारें हैं और दोनों जो है करीब हैं रशिया के। तो ये बात को समझना चाहिए। स्लोवाकियन लीडर जो है वो फौरन उन्होंने मॉस्को भी गए और पुतिन से मुलाकात की। तो ये जो ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट है और जो ओवरऑल सिस्टमेटिक संरचना है यूरोपियन यूनियन की, उस पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। आपने बहुत सही ये बताया और समझाया कि किस तरह से जियोपॉलिटिकल टकराव को बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा अनवर बता रहे थे कि एक टकराव भी बढ़ेगा जियोपॉलिटिकल, और साथ ही रूस पर तो असर इसका पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उनके फंडिंग पे भी इसका असर पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और ख़बर बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जो किताबें 1 जनवरी तक बच्चों के पास पहुंच जानी थी, वो अब 1 महीने के बाद पहुंचेंगी। इसकी वजह ये सामने आ रही है कि सरकार इन किताबों को पूरी तरह से बदल रही है और बच्चों को एक नया इतिहास और नए तथ्य पढ़ाए जाएंगे जो शेख मुजीब और शेख हसीना से जुड़े नहीं होंगे या फिर उन्हें नई रोशनी में पेश करेंगे। जेल में बंद इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास को एक बार फिर राहत नहीं मिली। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चटगांव की एक अदालत ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत में तकरीबन 30 मिनट तक चली बहस के बाद जज ने जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। चिन्मय कृष्णदास की पेशी के दौरान हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। बांग्लादेश तेजी से बदल रहा है। बांग्लादेश के जन्म के 54 साल बाद कट्टरपंथी छात्र, नौजवान और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधी देश का नया इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक स्कूलों की किताबें बदलने से इसकी शुरुआत हो रही है। नई किताबों में बताया जाएगा कि बांग्लादेश की आजादी का ऐलान बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने नहीं बल्कि जियाउर रहमान ने किया था। नई किताबों में शेख मुजीबुर रहमान के नाम के आगे से राष्ट्रपिता का टाइटल भी हटा दिया जाएगा। बदलाव के संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी के बच्चों की तो सारी किताबें पहुंच गई हैं, लेकिन चौथी और 5वीं क्लास की 2 या 3 किताबें ही पहुंची हैं। कक्षा 7 और आगे के बच्चों को भी किताबें नहीं मिली हैं। सेकेंडरी स्कूलों के बच्चों की कोई किताब अब तक नहीं पहुंची है। लेकिन इस सब से ये साफ है कि शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना और उनकी सरकार से जुड़ी हर चीज को हटाने या बदलने की पूरी तैयारी है। देश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को एक समारोह में कहा कि जनता की ताकत सरकार की ताकत से ज्यादा होती है, लेकिन देश के एक बड़े वर्ग को दरकिनार करके जिस तरह से सरकार चला रहे लोग अपने मंसूबों को पूरा कर रहे हैं, उससे ये साफ है कि बांग्लादेश की जनता का एक बड़ा वर्ग इस वक्त ताकत विहीन है। और अब बात सीरिया की, जहां पर बशर अल असद के ज़माने में जिन सैनिकों का आतंक हुआ करता था, वो अब लाइन में खड़े हैं, अपनी जान और नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं ताकि उनको नई पहचान मिले। दूसरी तरफ मिट्टी में मिल चुके हम शहर के पुराने बाशिंदे लौट के आ रहे हैं, अपने मकानों की हालत देखकर परेशान हैं। होम्स से 2 तस्वीरें। पहली में नए साल के पहले दिन लाइन लगाए सीरिया के पूर्व सैनिक और दूसरी में उसके टूटे फूटे घर, जिनके लिए असद के सैनिकों को ही दोषी ठहराया जाता है। ये जियाद नजर हैं जो आए हैं अपने घर की हालत देखने, जिसमें वो 2012 के पहले रहते थे। बाद में असद के सैनिकों की वजह से वो यहाँ कभी नहीं लौटे। अब जब लौटे तो ना दीवारें सलामत हैं, न खिड़की और ना ही दरवाजे। वैसे होम्स का ये हाल बरसों से है, लेकिन हाल के बरसों में कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया, क्योंकि बशर अल असद की सेनाओं ने इन इमारतों को जानबूझकर निशाना बनाया और फिर इनका लोहा बेच दिया। बहुत से लोग हैं जो असद सरकार गिरने के बाद अपने घर लौटना चाहते हैं, उनको ठीक करवाकर उनमें रहना चाहते हैं।
दूसरी तरफ जिन लोगों की वजह से ये हाल हुआ वो अब अपनी जान और नौकरी की माफी के लिए इस तरह से लाइन लगाए खड़े हैं। नए साल के पहले दिन एक रिकंसिलिएशन सेंटर के बाहर खड़े इन लोगों में पूर्व सैनिक ही नहीं, पूर्व अफसर भी हैं। ये लोग नई सरकार के कागजों में अपनी जानकारी दर्ज करवाकर पहचान पत्र हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए पहले फॉर्म भरना होता है, फिर एक नंबर मिलता है, इसके बाद फोटो लिया जाता है, इसके बाद पावती मिलती है। पावती के आधार पर 10 दिनों के बाद अस्थायी पहचान पत्र मिलेगा। सीरिया की नई सरकार का कहना है कि बशर अल असद के उन सैनिकों और अफसरों को वो माफ कर देगी जो लोगों की हत्याओं और उन पर अत्याचारों में शामिल नहीं रहे होंगे। इन लोगों से उनके हथियार भी वापस मांगे जा रहे हैं, लेकिन वापस आ रहे हथियारों की कम संख्या को देखते हुए नई सरकार को पुराने सैनिकों पर भरोसा करने में वक्त लग रहा है। और अब दिखाते हैं आपको खबरें दुनिया के कोने कोने से। महाभियोग झेल रहे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के घर के बाहर उनके समर्थकों और विरोधियों ने गुरुवार को अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ अंत तक लड़ने की बात की है। साथ ही उनकी लीगल टीम ने चेतावनी दी है कि अगर कोई पुलिस अफसर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा तो राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात लोग या आम नागरिक ही उसे पकड़ लेंगे। उनका ये बयान इस खबर के बाद आया है कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के करप्शन की जांच करने वाले महकमे के लोग उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट पर तामील की तैयारी कर रहे हैं। वारंट सोल की एक अदालत ने जारी किया है। उत्तर कोरिया की राजधानी योंगयांग में नए साल के जश्न पर जो कार्यक्रम सरकारी टीवी पे दिखाया गया उसमें देश के तानाशाह किम जोंग उन की बहन और उनके बच्चों की भी एक हल्की सी झलक नजर आई। उत्तर कोरिया में सरकारी तौर पर किम यो जोंग के परिवार को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जाती है। इस कार्यक्रम में रूस के राजदूत भी पहुंचे। इस समारोह में तानाशाह अपनी बेटी के साथ गाड़ियों के लंबे चौड़े काफिले में पहुंचे थे। और अब दिखाते हैं आपको आज का वीडियो। लंदन में हर साल की तरह इस बार भी नए साल की परेड देखने के लिए भारी भीड़ जुटी है। परेड में शामिल लोग लंदन की मशहूर सड़कों से होते हुए गुजरे। लंदन में इस परेड को होते हुए 39 साल हो गए हैं। परेड बकिंगम पैलेस के पास ग्रीन पार्क से शुरू हुई और रीजेंट स्ट्रीट, ट्रफाल्गर चौक, व्हाइट हॉल और दूसरी जगहों से होते हुए पार्लियामेंट स्क्वायर तक पहुंची। उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में एर्गुन वेटलैंड के ऊपर आसमान में बेहद खूबसूरत और शानदार नज़ारा दिखाई दिया। ये है बहुत ही अनोखा ऑरोरा बोरियालिस। ये नज़ारा तकरीबन 3 घंटे तक नज़र आया। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में पृथ्वी के कुदरती विद्युत क्षेत्रों की वजह से ऐसा नज़ारा सामने आता है। ये तस्वीर है ऑरोरा बोरियालिस की।